ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश धार भोजशाला से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले को लेकर आदेश आया है। धार भोजशाला में नमाज जुमे की होगी, उस पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने धार भोजशाला में कल बसंत पंचमी के मौके पर जुमे के दिन जुमे की नमाज भी होगी, ये फैसला दे दिया है। धार भोजशाला में यथास्थिति बनी रहे, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो धार भोजशाला में हर शुक्रवार जुमे की नमाज होती है। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था क्योंकि इस बार जुमे को बसंत पंचमी का मौका पड़ रहा है और बसंत पंचमी में मां की पूजा जो है वो पूरे दिन चलती है। ऐसे में जुमे की नमाज पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है यथास्थिति बनी रहेगी। जैसे हर बार जुमे की नमाज होती है और पूजा भी होती है, वैसा ही इस बार भी होगा। हालांकि समय जरूर सीमित किया गया है। जुमे की नमाज जो है वो दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के लिए उसके लिए समय तय कर दिया गया है। और साथ ही भोजशाला में जो बाकी पूजा पाठ चलता है वो वैसे ही जारी रहेगा, मतलब जो यथास्थिति है वही बनी रहेगी। ये सुप्रीम आदेश। तो हिंदू पक्ष के वकील इस पूरे आदेश को लेकर उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है, दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में कल मां सरस्वती की पूजा भी होगी और एक सीमित समय में नमाज भी होगी जो जुमे की होती है। इस बारे में हमसे बात करने के लिए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन हैं। विष्णु जी, आप लोगों ने मांग की थी कि कल वहां पर नमाज न होने दी जाए, क्या आधार था आपकी इस मांग का और कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, पारंपरिक ढंग से जो एएसआई का ऑर्डर भी है 7 अप्रैल 2003 का, वहाँ पे पारंपरिक ढंग से बराबर वहाँ पे माँ सरस्वती माँ वाग देवी की पूजा पाठ वसंत पंचमी के दिन बड़े लार्ज नंबर्स में होती चली आ रही है। और इसीलिए एएसआई ने जो अपना ऑर्डर है 7 अप्रैल 2003 का, उसमें ये इवेंचुअलिटी नहीं कंसिडर की थी कि अगर वसंत पंचमी फ्राइडे को फॉल करती है तो क्या होगा। उस स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात कही अपने ऑर्डर में कि हिंदू समाज के लोग थ्रू आउट द डे वहाँ पर पूजा पाठ कर सकते हैं और एक लिमिटेड नंबर में पास इशू करने के बाद एक डेजिग्नेटेड एरिया में मुस्लिम समाज के लोगों को 1 से 3 के बीच में नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई है। और साथ ही साथ इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया है और इंदौर हाई कोर्ट अब इस मामले को डिसाइड करेगा। दोनों पक्षों को ये लिबर्टी दी गई है कि वो एएसआई रिपोर्ट के खिलाफ अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि 1 से 3 बजे के बीच में नमाजी वहां सीमित संख्या में आएंगे, जिसकी जानकारी प्रशासन को पहले से होगी कि कितने लोग आ रहे हैं, उनको पास दिया जाएगा। आज ही वो इन्फॉर्म करेंगे प्रशासन को कि कितने लोग आने वाले हैं और फिर उन्हीं लोगों को पास डेजिग्नेट किया जाएगा और वो भी 1 से 3 के बीच में ही होगा। और इस दौरान पूजा बिल्कुल बाधित नहीं होगी? पूजा बाधित नहीं होगी, पूजा थ्रू आउट द डे कंटिन्यू चलेगी। तो ये व्यवस्था कैसे बनेगी, क्योंकि परिसर तो बहुत बड़ा है नहीं, क्या उनको अलग से जगह दी पूरा मैप और नक्शा देखने के बाद और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है कि वो उसको कैसे कैरी आउट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इंश्योर किया है, एडवोकेट जनरल ने और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, कि लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करेंगे और जो कोर्ट का ऑर्डर उसकी कंप्लायंस करेंगे। यानी उन्हें अलग से जगह दी जाएगी और अलग से आने जाने दिया जाएगा ताकि किसी में कोई अड़चन ना हो। जी बिल्कुल। अच्छा, एक आदेश का एक हिस्सा है जिसको लेकर आप लोग खास प्रसन्न नजर आ रहे थे इसके बाद कि यहाँ से डिस्पोज ऑफ करके उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इसको देख ले। इसका कितना महत्व है इस आदेश का? बिल्कुल, देखिए, सारे ऑर्डर्स का ही महत्व होता है, चाहे वो ऑर्डर हमारे खिलाफ हो चाहे वो हमारे पक्ष का हो। और प्रसन्नता या उदासी की कोई बात नहीं है, एक प्रोफेशनल ड्यूटी है जो हम लोग निभा रहे हैं। इशू ये है कि यहाँ पे जो मौला कमालुद्दीन है वो हाईकोर्ट के, इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे 11 मार्च 2024 के, जिसमें वहाँ पे एएसआई सर्वे का निर्देश दिया गया था। 15 जुलाई 2024 को एएसआई ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल कर दी है। इसलिए मैटर इन्फ्रक्चर्स हो गया और सारी पार्टीज को लिबर्टी दी गई है कि जो भी उसके खिलाफ ऑब्जेक्शंस फाइल करना चाहते हैं वो हाईकोर्ट में फाइल करें और अब इस मामले की सुनवाई इंदौर हाईकोर्ट करेगी। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक लगा रखी थी कि कोई कार्रवाई ना हो इस रिपोर्ट की, हट गई है और एसएलपी डिस्पोज ऑफ कर दी है और अब एक एएसआई रिपोर्ट के ऊपर और पूरे मैटर को इंदौर हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। यानी मामला अब गति पकड़ सकेगा, एक तरह से रुका हुआ। बिल्कुल बिल्कुल गति पकड़ेगा। लेकिन ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सारे ट्रायल्स को रोक दिया था, कहीं पर भी चल लागू नहीं होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है क्योंकि सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वहाँ पे एक्ट लागू नहीं होगा। इसलिए ये मामला उससे एकदम अलग है, उससे भिन्न है। अच्छा, तो उसमें रुकने का कारण ये था कि मस्जिद पक्ष यहाँ पर आ गया था और उन्होंने सर्वे। जी, इसका सेपरेट ऑर्डर था 1 अप्रैल 2024 का, जिसमें यहाँ पे इस मैटर में स्टे किया गया था हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स को। तो 2 बातें विष्णु जी से बात में निकलकर साथ
सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। निपुण, विष्णु शंकर जैन से जो आप विस्तार से बातचीत कर रहे थे वो अभी मैं दर्शकों को दिखा रही थी। सबसे पहले तो वो बड़ा आदेश जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है कि बसंत पंचमी और जुमे का दिन एक साथ क्योंकि पड़ गया है, ऐसे में अदालत की तरफ से बीच का रास्ता निकाल दिया गया अपने आदेश के जरिए कि पूजा पाठ भी पूरे दिन चलता रहेगा और जुमे की नमाज जो दोपहर के समय में होती है उसके लिए भी 1 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया गया है। निपुण सहगल, बिल्कुल ये समय निर्धारित कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये सवाल आया तो सबसे पहले जजों ने यही जानना चाहा कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है। 2003 में एएसआई ने मुस्लिम पक्ष को वहां पर नमाज की अनुमति दी थी शुक्रवार को, और उसी समय ये तय किया था कि बसंत पंचमी और मंगलवार के दिन हिंदू पक्ष वहां पूजा कर सकते हैं। तो कोर्ट ये जानना चाहता था कि क्या ऐसा पहले को बताया गया कि नहीं, अब तक ऐसा 3 बार हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने और एएसआई ने कहा कि हम पूरी व्यवस्था का ध्यान रखेंगे और सीमित संख्या में वहां नमाजियों को आने दिया जाएगा, उन्हें एक अलग से जगह दे दी जाएगी, आने जाने का अलग से रास्ता दे दिया जाएगा। इन बातों पर संतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हिंदू पक्ष का ये कहना था कि नमाज के कारण हम पूजा को रोक नहीं सकते हैं, पूजा पूरे दिन चलती है। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आप पूरे दिन पूजा कर सकते हैं और 1 से 3 बजे के बीच में मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ेगा। सीमित संख्या में नमाजी वहां पर आएंगे जिसकी जानकारी प्रशासन को पहले से दे दी जाएगी ताकि उन्हें पास जारी किया जा सके। तो सीमित संख्या में नमाजी 1 से 3 बजे के बीच आएंगे, अपनी नमाज पढ़ेंगे एक अलग जगह पर और चले जाएंगे। पूजा पूरे दिन चलेगी। कोर्ट ने अपील की है दोनों पक्षों से कि एक दूसरे का सम्मान करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें और प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखे। बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो धार भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। धार भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन हिंदू पक्ष पूरे दिन पूजा कर सकता है और मुस्लिम पक्ष क्योंकि दिन जुमे का पड़ रहा है इस बार बसंत पंचमी वाले रोज, तो उस दिन वो दोपहर की जुमे की नमाज भी पढ़ सकता है। 1 बजे से 3 बजे तक मुस्लिम समाज नमाज पढ़ सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है धार भोजशाला मामले में। तो धार भोजशाला के मामले को लेकर सुप्रीम आदेश अब आपके सामने है। हिंदू पक्ष की तरफ से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था ये कहते हुए क्योंकि इस बार बसंत पंचमी जुमे के दिन पड़ रही है, मतलब शुक्रवार के दिन पड़ रही है और जुमा शुक्रवार वो दिन जब ये इजाजत मुस्लिम पक्ष को मिली हुई है कि वो शुक्रवार के दिन नमाज अदा कर सकता है। तो इस बार नमाज पर रोक लगा दी जाए या फिर नमाज का समय जो है वो शाम के बाद कर दिया जाए, ये मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हिंदू पक्ष की तरफ से खटखटाया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ तौर पर आ चुका है। बसंत पंचमी वाले दिन हिंदू पक्ष पूजा अर्चना करेगा जैसे हमेशा करता आया है और मुस्लिम पक्ष क्योंकि दिन शुक्रवार का है, जुमे का है, दोपहर की नमाज भी अदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दे दिया गया है। यथास्थिति बनाए रखने का कुल मिलाकर यह आदेश है जो सुप्रीम कोर्ट ने, आप ये कह सकते हैं, दोहरा दिया है। तो अदालत का जो फैसला आया है उसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर कांग्रेस की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया। भोजशाला का विवाद एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। कोर्ट ने इस पर फैसला में कहा है कि पूजा और नमाज एक साथ होगी और दोनों धर्म एक दूसरे का, दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे का सम्मान करें। सर, जो कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें, साथ ही क्योंकि शुक्रवार का दिन था और बसंत पंचमी भी थी, हिंदू पक्ष ये चाह रहा था कि पूरे दिन पूजा करने की अनुमति मिले, लेकिन अब जो है पूजा भी होगी और नमाज भी होगी। भारतवर्ष का जो सांप्रदायिक सौहार्द है ये हमारी पूंजी है और इसकी रक्षा करना हर भारत के नागरिक का दायित्व है, सरकार का दायित्व है, संवैधानिक संस्थाओं का दायित्व है। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ इस बात को लेकर कि उन्होंने कहा कि पूजा के समय पूजा का समय दिया गया है और नमाज के समय नमाज का समय दिया गया है। इसका पालन सरकार को, शासन को, प्रशासन को और दोनों धर्मों के परिवारजनों को करना चाहिए। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाना हम सब की जिम्मेवारी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें सीधे निर्देश दिए, उसका हम सबको पालन करना है।
लेकिन निर्देश तो दिए गए हैं, पर जिस तरीके के बयान निकल के सामने आ रहे हैं, गोपाल शर्मा संयोजक हैं वहाँ पर, बिल्कुल निर्देश के बाद ही वो ये कह रहे हैं कि अखंड पूजा होगी और प्रसाद चाहे हाथ पे बटे चाहे पीठ पे बटे। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं उकसाने वाली है। मैंने जैसा कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द का पालन करने के लिए भारतवर्ष एकजुट है। कुछ भी ऐसे लोग जो इस तरह की वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, सरकार, कानून, प्रशासन उनसे निपटे। आप दो हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ये खबर सामने आई है। यहाँ के पाकबाड़ा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से फैली है सनसनी। झूठी शान की खातिर परिवार की लाडली अपनी जान से हाथ धो बैठी। रक्षाबंधन पर जो भाई उसकी रक्षा करने का वचन देते थे, उन्हीं भाइयों ने बहन को मौत के घाट उतार दिया। कातिल बन गए भाई। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, प्रेमी जोड़े की हत्या कर दी है। इस खबर के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ये वारदात 18 जनवरी की है। प्रेमी जोड़े की हत्या कर दी गई। आरोप युवती के ही भाइयों पर लगा है। दोनों की हत्या करने के बाद सबूत छिपाने के लिए आरोपियों ने गांव से दूर शवों को दफना दिया। इस हत्याकांड के पीछे की वजह अरमान और काजल का प्रेम संबंध। वारदात वाले दिन अरमान काजल से मिलने आया था, जिसके बाद युवती के परिजनों ने उसे देख लिया और फिर खूनी खेल को अंजाम दे दिया। वारदात पाकबाड़ा थाना क्षेत्र के सब्जीपुर गांव की है। 2-3 दिन तक जब अरमान का पता नहीं चला तो उसके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि पुलिस पर हीला हवाली का आरोप भी लगा रहा है परिवार। तफ्तीश के दौरान शक हुआ। पुलिस ने युवती के 2 भाइयों को हिरासत में लिया, पूछताछ की और सच्चाई खुल गई। दोनों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। तो अरमान और काजल, ये डबल मर्डर, ये हॉरर किलिंग का मामला है। झूठी शान, झूठी इज्जत के लिए देखिए किस तरीके से भाइयों ने ही अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया और साथ ही बहन के प्रेमी को भी। पुलिस प्रशासन के द्वारा पता चला कि उनकी तरफ से आज तहरीर भी दी गई थी। कुछ छानबीन से ये पता चला कि दोनों का मर्डर कर दिया गया है। उस छानबीन में शायद बॉडी भी बरामद हुई है। बाकी जानकारी पुलिस वाले वो ले रहे हैं। जांच की गई तो इसमें ये विदित हुआ कि ये दोनों मिसिंग युवक और युवती एक दूसरे से परिचित रहे हैं और इस संबंध में जब गहनता से जांच की गई तो इसमें ये प्रकाश में आया कि युवती के भाइयों के द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई है। 2 भाइयों को हिरासत में लिया जा चुका है और मुकदमा पंजीकृत है। पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्टील प्लांट में धमाका हो गया। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। ये स्टील प्लांट बकुलाही इलाके में है। जानकारी के मुताबिक कोयला भट्टी में विस्फोट हुआ और तब ये हादसा हो गया। ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर मलबे का बड़ा ढेर जमा हो गया है। कुछ मजदूरों के झुलसने की भी और खबर सामने आ रही है। तो स्टील प्लांट में धमाका, जिसके बाद हड़कंप मचा। धमाके के बाद देखिए किस तरीके से धुएं का ये गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भट्टी में ये धमाका हुआ है और तभी वो आग धधकी और ये धुएं का गुबार। 5 मजदूरों की मौत हो गई है झुलसने की वजह से। 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में हुआ है ये बड़ा हादसा। स्टील प्लांट में ये बड़ा हादसा हुआ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद जो है वो लगातार चल रहा है। समाधान अभी कोई सामने आया नहीं है और इन हालात में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया। किसी को परंपरा बाधित करने का अधिकार नहीं, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। एक संत के लिए धर्म राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। एक संत के लिए व्यक्तिगत संपत्ति कुछ नहीं होती है। धर्म ही एक संत की संपत्ति और राष्ट्र स्वाभिमान है। बहुत कालनेमी होंगे जो साजिश रच रहे होंगे, धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। ये बड़ा बयान है जो योगी आदित्यनाथ का सामने आया है, सुनाते हैं आपको। एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए।
उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। मात्र माघ मेला है, कुंभ नहीं है। कल यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाया है। 4.5 करोड़। और गंगा जल क्या अविरल और निर्मल है। हमारा दायित्व बनता है कि हम हर उस प्रतीक को सम्मान दें जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने जिसके लिए हमें प्रेरित किया। किसी को क्या अधिकार मिल सकता कि हमारी देवतुल्य नदियों को प्रदूषित करे, उनकी अविरलता को दूषित करे, बाधित करे। हमें किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ का यह बयान है और इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। शंकराचार्य और सरकार के बीच दूसरी तरफ जो विवाद है वो तो थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि उल्टा बढ़ता जा रहा है। मेला प्राधिकरण की ओर से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस थमा दिया गया है, जिसपे सवाल ये पूछा गया है कि जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन अव्यवस्था फैलाई गई, मेला क्षेत्र में शंकराचार्य को जो भूमि आवंटित की गई है वो क्यों न रद्द कर दी जाए। जवाब में शंकराचार्य की ओर से कहा गया कि फिर वो जमीन आवंटित ही क्यों की गई थी। शंकराचार्य की ओर से कहा गया, अगर दुर्भावना से कार्रवाई होती है तो हम भी संविधान के नियम के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। धार्मिक कार्यों में मेला प्राधिकरण दखल ना दे, ये कह दिया गया है शंकराचार्य की ओर से। अगर ऐसा होगा तो सभी को भारी कीमत चुकानी होगी। उस समय हमारी परिस्थिति ये थी कि यदि हमारे हाथ में तलवार होता तो हम उसका गला काट दिए होते। इतना अधिक अपमान किया उसने हमारे आचार्य का। लेकिन हम सन्यासी हैं, हम निरीह हैं। देश में अचानक एक ऐसे विवाद ने जन्म लिया है जिसके केंद्र में हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु का नाम है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य फिर विवाद रूप से है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। एक ऐसा विवाद जहां सनातन धर्म के मान और अपमान से लेकर सत्य और असत्य की जंग छिड़ चुकी है। हमारे वेश के प्रति गाली दी गई और शंकराचार्य जी को नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, ऐसे अपमानजनक शब्द कह करके और फिर घसीट करके वहां से सिविल ड्रेस में लोगों को लगाया गया। जहां शंकराचार्य के साथ हुए बर्ताव के खिलाफ क्रोध भी है और विरोध भी हो रहा है। इस बात के लिए भी कभी कभी दुर्भाग्य मनाते कि हम ऐसे नपुंसक हिंदुओं के देश में हैं जहां पर उनके गुरुओं को अपमानित किया जाता है, जहां पर उनके गुरु को बदनाम किया जाता है। शंकराचार्य से उनके पद की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के सबूत मांगे जा रहे हैं। मेला प्राधिकरण का जब गठन किया गया था तो जो एक्ट बना था उसका अध्ययन करिए आप। क्या उसमें ये अधिकार मेला प्रशासन को दिया गया है को किसी आचार्य की डिग्निटी पर सवाल खड़ा कर दे? क्या ये उनको करना चाहिए? क्या ये भारत की शिष्टाचार मर्यादा में आता है? यूपी की प्रयागराज पुलिस ने शंकराचार्य के शिविर के बाहर ये नोटिस लगाकर उनसे 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा था।
और नोटिस के जवाब में शंकराचार्य ने भी 8 पन्नों का जवाब भेजा है। उन्होंने कहा था 24 घंटे में जवाब दो। हमारे कार्यालय ने आज सवेरे हमको बताया है कि 24 घंटा बीतने के पहले ही हम लोगों ने उनको ईमेल से भी जवाब भेज दिया और प्रिंट निकाल करके रात को हमारे लोग कार्यालय में गए थे। कार्यालय में कोई उपलब्ध नहीं हुआ तो उनके दीवार पर हम लोग भी जवाब चस्पा करके आ गए। सिर्फ इतना ही नहीं, शंकराचार्य की तरफ से प्रयागराज प्रशासन को नोटिस हटाने की चेतावनी भी दे दी गई है। हमने 20 घंटे के बाद ही नोटिस का जवाब दे दिया और उनसे कहा कि 24 घंटे के अंदर ये नोटिस हटाइए, नहीं तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन ये मामला सिर्फ शंकराचार्य और प्रयागराज प्रशासन के बीच तक नहीं रहा। उनके शिष्य पूछ रहे हैं कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु के साथ ऐसा विवाद हुआ, लेकिन सीएम योगी मौन क्यों है? सरकार की संवेदनहीनता स्पष्ट दिख रही है कि इतना बीतने के बाद भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। उन्होंने आकर के किसी बच्चे के कंधे पर योगी जी ने हाथ नहीं फेरा कि गलत हो गया बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना ही तो कहना था, कोई संवेदना भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जो इसे सनातन का घोर अपमान बता रहे हैं। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद को शंकराचार्य बनाम सरकार क्यों कहा जा रहा है। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। पहली वजह 18 जनवरी यानी रविवार के दिन मौनी अमावस्या का महास्नान था और इसी दिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पालकी पर सवार होकर अपने शिष्यों के साथ स्नान के लिए जा रहे थे। घाट पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए पुलिस प्रशासन के लोग आए और शंकराचार्य से पालकी छोड़कर पैदल स्नान के लिए अपील करने लगे, लेकिन उन्होंने पालकी से उतरने से साफ मना कर दिया था। कुछ देर की बहस के बाद वहां की तस्वीर बदल गई थी और पुलिस शंकराचार्य के साथ मौजूद उनके शिष्यों और बटुकों को खींचकर हटाने लगी थी। एबीपी न्यूज ने जब उन शिष्यों से बात की तो उन्होंने कहा कि तस्वीरों में जो दिखा वो तो सिर्फ 5% था, जबकि ज्यादती तो बहुत ज्यादा हुई थी। ये जो चोटी खींचने वाला वीडियो पब्लिक हुआ है, जितनी ज्यादती की गई है उसका ये 5% है, 95% वीडियो ही नहीं हो पाएगा। दंडी सन्यासियों को मारा जा रहा है इस देश में, और उसके बाद अंदर जो पूछताछ की गई, जैसे हम आतंकवादी हो, हमारे सामने जूता पहन करके चिल्लाते हुए, कौन है, क्या है तेरा नाम बता, और इस तरह से मारना पीटना। आपने जितनी भी मर्यादा है सबको पार कर दिया। अब ये देखिए, जो गवाही आपने सुनी उसी की पुष्टि करने वाली ये तस्वीर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर शेयर की है और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि शंकराचार्य जी के मामले में खुद सफाई नहीं दे पा रहे हैं तो एआई से ही दिलवा दें। संतों के बीच सबसे ज्यादा क्रोध पुलिस के बर्ताव का है। इस तस्वीर में कहीं कोई भीड़ नहीं है, लेकिन निहत्थे शिष्य को उसकी शिखा के साथ पुलिस वाले घसीटते दिख रहे हैं। एबीपी न्यूज ने शंकराचार्य के इसी शिष्य से पूछा था कि उस दिन आखिर क्या हुआ। वो तो केवल छोटा सा टेलर देखे हो आप लोग में, इतना हो रहा है। अंदर जो हुआ वो बताने लगेंगे तो आप लोग के आंख में आंसू आएंगे। और ऐसे तरीका से एक ब्रह्मचारी, एक वेद पाठी, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता तन्मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता, ये शिखा ब्राह्मण का एक पहचान होता है, प्रतीक होता है। इस पूरे विवाद पर द्वारका की शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने स्नान से रोकने को गौ हत्या के बराबर पाप
बताया है। पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिक्षा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, शारदा पीठ के शंकराचार्य ने भी सत्ता के खिलाफ सुर बुलंद किए हैं। ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य वर्सेस सरकार की दूसरी वजह के तौर पर 18 जनवरी के इस वीडियो को पेश किया जा रहा है, जिसमें शंकराचार्य की पालकी को सिविल ड्रेस में प्रशासन के लोग लेकर जा रहे हैं। शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने आपत्ति जताई है कि कैसे चमड़े के जूते पहने हुए लोगों ने उनकी पालकी को हाथ लगाया। पुलिस के जो जवान थे चमड़े का जूता पहन करके, जबकि ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था। हमारी पालकी नंगे पांव ही उठाई जाती है। उन्होंने चमड़े का जूता पहन करके, ठेल ठाल करके, उठा करके हमको मेले में 3-4 अपरिचित जगहों पर ले जा करके छोड़ दिया। सिविल ड्रेस में घसीटते हुए, जूता पहन करके हम लोग जब अपने आचार्य की पादुका छूते हैं, उनका जब आसन छूते हैं, तो स्नान किया है कि नहीं यहाँ तक भी विचार करते हैं। और उसके बाद नंगे पैर होकर के परंपरागत तरीके से अपने आचार्य की अपनी पालकी लेकर के चलते हैं, रथ लेकर के चलते हैं। शंकराचार्य वर्सेस सरकार की तीसरी वजह, नाराजगी और अपमान की गवाही के तौर पर ये तीसरी तस्वीर पेश की जा रही है, जिसमें शंकराचार्य के साथ मौजूद रहने वाला छत्र धक्का मुक्की के बीच गिरा हुआ दिख रहा है। जब आतंकवादी के रूप में छत्र हिंदू परंपरा में राजा और गुरुओं की सर्वोच्च सत्ता का चिन्ह माना जाता है। पंजाब में आज स्वास्थ्य योजना का ऐलान हो रहा है। इस मौके पर क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, सुनाते हैं आपको। मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। पिछले 75 साल में अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तीनों की सरकारों ने 75 साल में टोटल 400 प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले थे। टोटल 400। हमने 4 साल के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए और अभी 500 और बन रहे हैं और 2500 पिंड क्लिनिक बनने वाले हैं अगले 4-5 महीनों के अंदर। हर गांव के अंदर, एक गांव के अंदर पिंड क्लिनिक बनने वाला है, मोहल्ला क्लिनिक और बनने वाले हैं, 1000 बना दिए ऑलरेडी। जो काम इन्होंने 75 साल में किया, उससे शायद 10 गुना काम हम लोग 4 साल में हम लोगों ने करके दिखा दिया। इन लोगों के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे, उसमें कोई, मैं मान साहब आपको याद होगा, एक गांव में गए थे, जब हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर घुसे, सारे कमरे ताला लगा हुआ था, कुत्ते घूम रहे थे वहां पे। ये इनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते थे। और अब जो हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, शानदार एयर कंडीशन मोहल्ला, गए आप लोग मोहल्ला क्लिनिक में, इलाज कराया आप लोगों ने? शानदार है कि नहीं है? लगता ही नहीं कि सरकारी है, ऐसे लगता है जैसे किसी प्राइवेट क्लिनिक के अंदर आ गए। गांव के अंदर दूर दूर तक मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। जितने सरकारी अस्पताल थे, पंजाब सरकार के अस्पताल, पहले वहां पे डॉक्टरों की कमी थी। 1100 स्पेशलिस्ट्स और डॉक्टर्स की भर्ती की गई है पिछले 4 साल में। अब डॉक्टरों की कमी नहीं है सरकारी अस्पतालों के अंदर। मशीनें काम नहीं करती थी, सारी मशीनें लग के एक मशीन का वो लिए, सारी मशीनें काम कर रही हैं। पहले दवाइयां नहीं मिलती थी, अब दवाइयों की खिड़की खुलने लगी है, दवाइयां मिलने लगी हैं। शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए। लेकिन कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है कि आदमी को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराना चाहते हैं। आज एक ऐसी स्कीम लागू की जा रही है, पंजाब के बेस्ट से बेस्ट, जो आपके सबसे शानदार सरकारी अस्पताल हैं, जहां अमीर से अमीर लोग जाके आप इलाज कराते हैं, वहाँ हमारा गरीब से गरीब किसान और मजदूर और रिक्शे वाला, गरीब से गरीब आदमी जाके इलाज करा सकता है। उसको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर बलबीर बता रहे थे, एक किसान कितनी मेहनत करके इतनी तपती धूप के अंदर हम लोगों के लिए खाना उगाता है, कितनी हम लोगों के लिए वो करता है। लेकिन अगर उसके घर में कोई बीमार हो जाए
उसकी जमीन गिरवी रखनी पड़ जाती है, जमीन बेचनी पड़ जाती है, गहने बेचने पड़ जाते हैं, घर उसका चला जाता है और पता नहीं आदमी भी बचेगा कि नहीं बचेगा इसका भी कोई पक्का नहीं होता। छोटी से छोटी बीमारी हो जाए, अगर आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, जो ये पैकेजेस की बात कर रहे हैं, एक पैकेज हो जाए 5 लाख 10 लाख से कम का कोई इनका पैकेज ही नहीं होता, 2 लाख 3 लाख से कम का इनका कोई पैकेज ही नहीं होता। आदमी लुट जाता है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 24 घंटे आपके काम के लिए लगे रहते हैं। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे देख रहा था, इनके सारे मुख्यमंत्री इस टाइम स्विट्जरलैंड में बैठे हैं। देखा आप लोगों ने? डावोस में कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रही है, इनके सारे मुख्यमंत्री डावोस में घूमने गए हैं बीवी बच्चों के समेत। एक राज्य का मुख्यमंत्री उसी राज्य के एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, जो कि उसके घर के पास रहता है, उसके साथ बैठ के हवाई जहाज में, सेम जहाज में गए और वहां जाके एग्रीमेंट साइन करके वापस आ रहे हैं। तो वहां कोई कुछ काम करने थोड़ी गए थे, घूमने फिरने गए थे। एक तरफ उनके मुख्यमंत्री हैं जो घूमने फिरने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, एक तरफ आपके मुख्यमंत्री जो यहां बैठ के आपके लिए हेल्थ कार्ड बना रहे थे। ये भी जा सकते थे, इनका भी मन करता है। इनकी भी बीवी कहती होगी जी मेरे को स्विट्जरलैंड घुमा के ले आओ। छोटी सी बच्ची है इनकी, उसका भी मन करता है पापा के साथ स्विट्जरलैंड घूमने का। ये नहीं गए। ये आपके लिए, पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों के लिए बैठ के हेल्थ कार्ड बना रहे थे, इंश्योरेंस बना रहे थे, जब बाकी मुख्यमंत्री। तो ये 10 लाख का इंश्योरेंस है। आप किसी भी अस्पताल में चले जाना, प्राइवेट में मन करे प्राइवेट में चले जाना। वैसे हमने सारा ठीक करना चालू कर दिया, थोड़े दिन में सरकारी अस्पताल प्राइवेट से भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अब आपका प्राइवेट में मन करे प्राइवेट में चले जाना, सरकारी में मन करे सरकारी में चले जाना, कहीं भी चले जाना। बड़ी से बड़ी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी, 10 लाख रुपए तक की सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, जैसे ही आप एडमिट होगे सब कुछ फ्री, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल आप अपना वो हेल्थ कार्ड ले जाना। 65 लाख के करीब परिवार हैं पंजाब में, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस धर्म के उस धर्म के, इस जाति के उस, सारे कवर्ड हैं, सब लोग कवर्ड हैं इसमें, किसी को नहीं छोड़ा। नहीं तो ये कर देते हैं, तरह तरह के क्राइटेरिया लगाते हैं, अभी ये क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया। हमने कोई क्राइटेरिया नहीं, सब इंसान है ना, सभी तो पंजाबी हैं, सभी तो भारतवासी हैं, सभी तो अपने देश के लोग हैं, किसी को क्यों एक्सक्लूड करें? सबके लिए ये कार्ड है। 65 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। और पिछले 4 साल में इनके टाइम याद करो जब कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी की सरकारें होती थी। तो पंजाब में 10 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पंजाब में लागू की जा रही है। उसी मौके पर सुन रहे थे आप अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के संस्थापक और संयोजक। बड़ी खबर जानिए आप, झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को। 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली अनिल मारा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। 1 करोड़ रुपए का इनाम इस नक्सली पर था, जिसे ढेर कर दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के जंगल में 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर। तो इस 1 करोड़ के इनामी नक्सली के साथ साथ 9 से 10 और नक्सली भी थे, जिनके मारे जाने की खबर है। तो नक्सलवाद का सफाया और उसी दिशा में सुरक्षा एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं। 1 करोड़ का ये इनामी नक्सली पश्चिमी सिंहभूम के जंगलों में जिसे ढेर किया गया। तो झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी मिली है। धीरे धीरे कर नक्सलियों का ये सफाया, जिस दिशा में सुरक्षाकर्मी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मार्च 2026 ही वो तारीख है जब सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है कि देश से नक्सलवाद का अंत करके ही रहेंगे। और ऐसे में ये एक और नक्सली जो ढेर हुआ है, 1 करोड़ का इनामी नक्सली जो ढेर हुआ है, और न सिर्फ ये एक नक्सली था जो मारा गया है, बल्कि इसके साथ 9 से 10 और नक्सली भी मौजूद थे, जिन्हें खत्म करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। जम्मू के डोडा जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां डोडा चंबा रोड पर सेना का वाहन खाई में जा गिरा।
खन्नी टॉप इलाका, खन्नी टॉप में यह हादसा हुआ है। 4 जवानों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो दर्दनाक यह हादसा हुआ है। जम्मू के डोडा जिले में हादसा हुआ। डोडा चंबा रोड पर सेना का वाहन था जो सीधे खाई में जा गिरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।